नमस्कार स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो हमारा जो इंडियन पॉलिटी है ऑलमोस्ट एंड पे आ रहा है। एक दो टॉपिक बचे हुए हैं। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग। देख पा रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर। तो ये एक्चुअल में जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इसकी क्यों स्थापना की गई, क्या इसकी आवश्यकता थी। तो एक्चुअल में आप देखते हैं कि भारत में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। तो उस भ्रष्टाचार को, करप्शन को कंट्रोल करने के लिए एक हमें किसी संस्था की जरूरत थी और इसलिए ऐसी आवश्यकता महसूस हुई और केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई। ओके, तो अब मुद्दा ये उठता है कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए, भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं, तो इसकी क्यों जरूरत पड़ी। तो देखिए, जो बड़े अधिकारी, जैसे कोई आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है या आईआरएस है, ये जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, ये अगर करप्शन करते हैं तो इनकी जांच करना काफ़ी मुश्किल होता है, कठिन होता है, क्योंकि काफ़ी पावरफुल हैं। तो इनके अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं होता है। और अगर ये लोग करप्शन करें तब फिर क्या होगा, तो कैसे उस करप्शन से निपटेंगे। तो इसके लिए एक ऐसी संस्था की आवश्यकता पड़ी कि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, इनकी भी जांच की जाए, इनकी भी जांच करवाई जाए और भारत में करप्शन पर लगाम कसी जाए। क्लियर। तो इसलिए इसकी आवश्यकता महसूस हुई। तो चलिए इसी क्रम में हम इसको देखते हैं। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की जरूरत क्यों पड़ी, उसका जवाब आपको मिल गया ना। क्या जवाब मिला? भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। ओके, ये बात आपने समझ ली। तो सबसे पहले केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में हुई थी, सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके, है ना। सरकार के प्रस्ताव से, सरकार के प्रस्ताव के द्वारा 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई। तो देखिए, जो सरकार के प्रस्ताव यानी जो मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से जो संस्थाएं बनाई जाती हैं, वो ना तो संवैधानिक होती हैं और ना ही सांविधिक होती हैं। ये बात आप याद रखिएगा। और जब तक कोई संस्था संवैधानिक या सांविधिक नहीं होगी, तब तक उसके पास उतना पावर नहीं होगा। तो ये संस्था बना तो दी गई 1964 में, लेकिन इसका जो स्टेटस है वो ना तो सांविधिक है और ना ही संवैधानिक है। एक चीज याद रखिएगा, ये टर्म मैं बोल रहा हूं, ना तो स्टैट्यूटरी बॉडी है सांविधिक और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल है संवैधानिक, ये कुछ भी नहीं थी। ओके। और जब तक इन्हें ये दर्जा मिलेगा, या तो इसको संविधान में शामिल कर लीजिए तो ये काफी शक्तिशाली हो जाएगी, और या तो इसको सांविधिक बना दीजिए तो ये शक्तिशाली होगी, तो ये अपना काम अच्छे से कर पाएगी। क्लियर। तो जब ये स्थापना होती है तब ये ना ही सांविधिक थी ना ही संवैधानिक थी, ये बात आपको क्लियर हो गई। और इसकी स्थापना के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, इसका नाम था संथानम कमेटी। 1962 में ये कमेटी गठित की गई थी कि ऐसी किसी संस्था की रिकमेंडेशन करे जो बड़े बड़े अधिकारियों से भ्रष्टाचार से मतलब बचा सके, है ना, देश को बड़े बड़े अधिकारियों से भ्रष्टाचार से बचा सके। तो संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पर यह संस्था बनाई गई। कब? 1964 में। लेकिन आगे कुछ समय बाद इसको एक सांविधिक संस्था बनाई गई, है ना, सांविधिक। तो ये ध्यान दीजिएगा, सितंबर 2003 में संसद द्वारा पारित एक विधि द्वारा इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया। तो जब संसद किसी कानून के माध्यम से किसी संस्था को बनाती है तो उसको कहते हैं सांविधिक संस्था। क्लियर। और संवैधानिक उसको कहते हैं जिसका संविधान में कहीं ना कहीं जिक्र किया गया हो, किसी आर्टिकल में जिक्र किया गया हो।
तो इसे 2003 में संसद ने एक कानून पारित किया और उसके तहत इसको सांविधिक दर्जा दे दिया और 2004 में इसको और पावरफुल बनाया गया। तो 2004 में शिकायतें प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए इसे एक अभिकरण बना दिया गया, है ना। शिकायतें प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई करने वाला इसे एक अभिकरण बना दिया गया, इसे एक बॉडी बना दिया गया। क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड पर हम आगे बढ़ते हैं। अगला अगर हम लोग देखें यहां पर 1 मिनट, हाँ, तो आगे आप देखिए, इसे दुर्भावना से प्रेरित शिकायतों पर कार्रवाई करने की भी शक्ति दी गई है। अगर कोई मान लीजिए, जैसे मान लो कि किसी अधिकारी के खिलाफ, अधिकारी को जबरदस्ती फंसाने के लिए शिकायत कर दी सीवीसी के पास, केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास, अगर किसी अधिकारी को जबरदस्ती फंसाने के लिए किसी ने शिकायत कर दी, तो वो शिकायत दुर्भावना से प्रेरित है ना, यानी गलत शिकायत करने पर इसको कार्रवाई करने की शक्ति भी है। अगर कोई व्यक्ति किसी अधिकारी के खिलाफ उसको जबरदस्ती फंसाने के लिए शिकायत कर देता है तो सीवीसी उस पर कार्रवाई करने का राइट रखता है। क्लियर। यानी गलत शिकायत आप नहीं कर सकते हैं, गलत शिकायत करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और सीवीसी कार्यकारी प्राधिकरण के नियंत्रण से मुक्त रखा गया है। ये जो बात है इसको जरा ध्यान से समझिएगा कि भारत में जो बहुत सारे जो कार्यकारी प्राधिकरण है, जैसे मतलब कार्यकारी प्राधिकरण मतलब जो कार्यपालिका का कोई अथॉरिटी है, ठीक है, यानी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। तो सीवीसी को एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के अंडर में नहीं रखा गया है। मतलब ये जो सीवीसी है ना, ये किसी के अंडर में रह के काम नहीं करता। ये कैसा है, ये स्वतंत्र है। स्वतंत्र होगा तभी तो ये भ्रष्टाचार पर लगाम लगा पाएगा। पता लगा किसी केंद्रीय प्राधिकरण के अंडर में है ये, तो केंद्रीय प्राधिकरण कोई कार्यकारी प्राधिकरण है, वो तो फिर इसको दबाव में ले लेगा ना, तो ये फिर कैसे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण स्थापित कर पाएगा। तो केंद्रीय प्राधिकरण मान लीजिएगा कि कोई एग्जीक्यूटिव है, समझिए ध्यान से, एग्जीक्यूटिव यानी जो कार्यकारी है, इसकी कोई अथॉरिटी है, ठीक है, और इस अथॉरिटी का कोई सदस्य करप्शन कर देता है, कोई सदस्य क्या कर देता है, भ्रष्टाचार कर देता है। तो अब ये जो सीबीसी है इसकी जांच करेगा। और अगर मान लीजिए सीबीसी इसी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के अंडर में होता, स्वतंत्र ना होता, तो क्या स्वतंत्रता पूर्वक इसकी जांच कर पाता? क्या ये व्यक्ति जो करप्शन किया है, क्या इसकी स्वतंत्रता पूर्वक वो जांच कर पाता? नहीं कर पाता। इसीलिए सीबीसी को प्राधिकरण यानी कार्यकारी प्राधिकरण के नियंत्रण से बाहर रखा गया है। ठीक है, ये एक स्वतंत्र निकाय है ताकि ये स्वतंत्रता पूर्वक और निष्पक्ष भ्रष्टाचार की जांच कर सके। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलो आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब इसकी हम लोग संरचना की बात करें कि सीबीसी में होता कौन कौन है। तो यहां पर एक तो होता है मुख्य सतर्कता आयुक्त, ये यहां पर लिखा 3 मेंबर। तो देखिए यहां पर एक जो मेंबर है ये होता है मुख्य सतर्कता आयुक्त, मुख्य सतर्कता आयुक्त, सतर्कता आयुक्त, चीफ विजिलेंस कमिश्नर। और ये जो 2 होते हैं 1 और 1, ये जो 2 होते हैं ये अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं, अन्य सतर्कता आयुक्त। इसका मतलब ये बहुसदस्यीय संस्था है, बहुसदस्यीय है, इसमें एक मेंबर नहीं है। ठीक है, तो इसमें कहा जाता है कि एक मुख्य सतर्कता आयुक्त होगा और 2 या 2 से कम अन्य सतर्कता आयुक्त होंगे। 2 या 2 से अधिक नहीं, 2 या 2 से कम। अब आप देखिएगा कि ये जो हमारा चीफ विजिलेंस कमीशन है सीवीसी, इसके ये जो सदस्य होते हैं मुख्य सतर्कता आयुक्त और अन्य सतर्कता आयुक्त, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। क्लियर। लेकिन राष्ट्रपति ऐसे अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। राष्ट्रपति एक समिति, एक कमेटी की रिकमेंडेशन पर नियुक्ति करते हैं, इनकी मुख्य सतर्कता आयुक्त और अन्य सतर्कता आयुक्तों की।
तो ये जो 3 सदस्यीय कमेटी होती है, इसमें होता कौन कौन है? तो इन 3 सदस्यीय कमेटी में होते हैं एक तो प्रधानमंत्री पीएम, और दूसरे गृह मंत्री, और तीसरे यहाँ पर होते हैं लोकसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा में विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता। क्लियर? तो कहने का मतलब यह है, यहां पर सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन है? पीएम। इसका मतलब पीएम जिसको कह देंगे उसी को ही मुख्य सतर्कता आयुक्त बनाया जाएगा, और अन्य सतर्कता आयुक्त बनाया जाएगा किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। इसका मतलब राष्ट्रपति अपनी मर्जी से इनकी नियुक्ति नहीं करेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई? क्लियर? तो नियुक्ति कैसे होगी? ओके, समझ में आया? गुड ना? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड की तरफ देखते हैं। अब इनका कार्यकाल की बात अगर हम लोग करें तो इनका जो कार्यकाल होता है, तो आप याद रखिएगा 4 वर्ष और 65 वर्ष, 4 वर्ष और 65 वर्ष। इसका मतलब है 4 वर्ष के लिए नियुक्ति होती है और 65 वर्ष की अवस्था तक ये काम कर सकते हैं। तो इनमें से जो पहले पूरा हो जाए उसके आधार पर ये रिटायर हो जाएंगे। तो इनमें से जो पहले पूरा हो जाए, जो पहले पूरा हो जाए, ये बात हम आपको कई बार बता चुके हैं। तो 4-65 अब आप कौन बताया था जब NHRC पढ़ाया था, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो इसके जो सदस्य होते हैं उनको 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, और यहाँ पर जो CBC होता है उसके सदस्यों को 4 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। अब देखिए, सेवानिवृत्ति के पश्चात जब ये रिटायर हो जाएंगे, तो रिटायर होने के बाद इनको क्या इन पर प्रतिबंध होंगे? क्या इनके ऊपर प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शंस होंगे? तो देखिए, रिटायर होने के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी पद को धारण नहीं करेंगे, राज्य सरकार के अधीन किसी पद को धारण नहीं करेंगे, अधीन किसी पद को धारण नहीं करेंगे। ठीक है, किसी पद को धारण नहीं करेंगे, ये इनके ऊपर प्रतिबंध होता है। क्लियर? ये रिस्ट्रिक्शन होता है, ध्यान रखिएगा। ये ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया ताकि ये स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य कर सके। क्यों? अगर मान लो सेवानिवृत्ति के पश्चात इनके ऊपर ये प्रतिबंध ना होता तो भारत सरकार, यानी जो हमारी कार्यपालिका है एग्जीक्यूटिव, ये इनको बार्गेन कर सकती थी। क्या क्या कह सकती थी? कि आप हमारी बात मानो। जैसे मान लो कि एग्जीक्यूटिव का कोई सदस्य है, उसने किया करप्शन, ठीक है, और करप्शन किया तो CBC के पास मामला पहुंचा तो CBC उसकी जांच करवाएगी। तो अगर एग्जीक्यूटिव इसको लालच दे देती CBC के मेंबर्स को कि आप जरा हमें बचा दीजिए, हमें बचा दीजिए, जांच ऐसे करवाइए कि जिससे हमारे ऊपर केस ना लगे, सिद्ध ना हो कि हमने भ्रष्टाचार किया है, तो हम आपको रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी पोस्ट पर नियुक्ति दिलवा देंगे। ऐसे कह के ये लालच इनको दिया जा सकता था, और ये लालच में आ जाते और अपना काम ये निष्पक्षता पूर्वक नहीं कर पाते। इसलिए यहाँ पर लालच का स्कोप ही खत्म कर दिया कि एक बार यहाँ पर हम चले गए CBC में और रिटायर हुए तो हमें भारत सरकार, राज्य सरकार के अधीन कहीं कोई काम नहीं मिलेगा। तो हमें कोई कितना भी लालच दे, क्योंकि हमें तो काम मिलना ही नहीं है, तो हम लालच में नहीं आएंगे और स्वतंत्रता पूर्वक अपना काम कर पाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। इतनी बार ये बातें हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। ठीक है, भारत में जो बहुत सारी संस्थाएं हैं वो स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा प्रोविजन किया गया है जिससे कि उन्हें कोई लालच नहीं दे सकता है, लालच दे के उनको फंसा नहीं सकता है। क्लियर? यानी लालच देकर उनको उनके काम से भटका नहीं सकता है। क्लियर? चलो, नहीं तो करप्शन के लिए संस्था बनाई गई और खुद करप्शन करने लगती। भाई, अगर कोई करप्शन कर रहा है और उसकी आप निष्पक्ष जांच कर रहे हैं और आप निष्पक्ष रूप से जांच ना करें तो ये भी तो करप्शन है। क्लियर? तो करप्शन का स्कोप ही खत्म कर दिया गया। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो कार्यकाल से पहले क्या इनको हटाया जा सकता है? बिल्कुल हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। कार्यकाल से पहले राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ परिस्थितियां होनी चाहिए, निम्न परिस्थितियां होनी चाहिए। उन परिस्थितियों में राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। जैसे मान लो ये दिवालिया हो गया हो तो इनको हटाया जा सकता है कार्यकाल के पहले। ठीक है, कौन हटा देगा? राष्ट्रपति, दिवालिया होने पर।
ओके। और अगर मानसिक रूप से या शारीरिक कारणों से कार्य करने में ये असमर्थ हो जाता है तो भी राष्ट्रपति हटा देंगे। इसके बाद चरित्रहीनता के कारण किसी अपराध का दोषी हो तो भी राष्ट्रपति इनको हटा देंगे बिना किसी से पूछे। और कार्य क्षेत्र से बाहर, यानी इनका जो कार्य क्षेत्र इनको दिया गया है उससे एक्स्ट्रा अगर किसी प्रकार के लाभ के पद को अगर ये ग्रहण कर लेते हैं तो भी इनको राष्ट्रपति हटा देंगे बिना पूछे। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पर देख रहे हैं। अब एक तरीका और है हटाने का, इनके अलावा दुराचरण और अक्षमता के आधार पर भी हटाया जा सकता है। तो हटाएंगे तो राष्ट्रपति, कौन हटाएगा? राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। लेकिन दुराचरण और अक्षमता के आधार पर हटाने के लिए, दुराचरण और अक्षमता के आधार पर हटाने के लिए जानते हो क्या करना पड़ेगा? इन सुप्रीम कोर्ट से जांच करवानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट से क्या करवानी पड़ेगी? जांच के पश्चात राष्ट्रपति इन्हें हटाएंगे। क्लियर। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जांच जाएगी, राष्ट्रपति पहले जांच करवाएंगे कि इनके ऊपर जो दुराचरण और अक्षमता, मिसबिहेवियर, दुराचरण मतलब क्या होता है? मिसबिहेवियर, इसकी जांच करिए, क्या कोई मिसबिहेवियर किया है, क्या ये अक्षमता, इनकैपेबिलिटी इनमें आई है क्या? तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये सिद्ध कर देते कि हाँ इन दुराचरण किया है या अक्षमता है तो फिर राष्ट्रपति ये अपने आदेश से इन्हें हटा देंगे। क्लियर। ऐसे ही तो आपको ने बताया था एनएचआरसी के सदस्यों को भी इन्हीं तरीकों से हटाया जाता है। क्लियर। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो हटाने के दो तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हमने बताए? या तो उनमें कुछ परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति बिना सुप्रीम कोर्ट की जांच से हटा सकते हैं, और अगर मिसबिहेवियर और इनकैपेबिलिटी का मामला हो तो राष्ट्रपति पहले सुप्रीम कोर्ट से जांच कराएंगे, और जांच कराने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रूव कर दिया कि हाँ इनमें कोई अक्षमता पैदा हुई है या इन्होंने दुराचरण किया है, तो अगर प्रूव कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने तो राष्ट्रपति इन्हें अपने आदेश के द्वारा हटा देंगे। क्लियर। बिल्कुल ऐसे ही एनएचआरसी के सदस्यों को भी हटाया जाता है। अगली स्लाइड पर आगे बढ़ते हैं। अब इनके हम वेतन भत्ते की अगर बात करें, वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तें, तो जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है ना, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, उसको भी सीवीसी ही बोलते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, इनका जो वेतन भत्ता और जो अन्य सेवा शर्तें हैं ये यूपीएससी के अध्यक्ष के समान है ना, यूपीएससी के अध्यक्ष के समान होती हैं। ये आप याद रखिएगा, यूपीएससी के अध्यक्ष के समान। और जो अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं उनके वेतन भत्ते सेवा शर्तें यूपीएससी के सदस्यों के समान होती हैं, सदस्यों के समान। ये आप याद रखिएगा। सेवा शर्तें हैं। क्लियर। अगर एक बार इनकी नियुक्ति हो जाएगी तो इसमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, है ना, कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। ये बात आपको याद रखनी, नहीं होगा। ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ, और भी चीजें यहां पर देखते हैं। तो अब जो हमारा सीबीसी होता है वो कैसे काम करेगा और इसके काम करने में कौन कौन सी संस्थाएं और जुड़ी होती है, मतलब इसका जो संगठन है इसमें और कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो इसमें एक तो सचिवालय होता है, सीबीसी का अपना एक सचिवालय होता है, और दूसरा इसका मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा होती है। अब ये मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा क्या होती है इसकी भी बात अभी हम लोग करने वाले हैं। और तीसरा जो होता है इसके संगठन में विभागीय जांचों के लिए एक आयुक्त भी होता है, तो इनके माध्यम से ये काम कर पाता है। अब यहाँ पर जैसे सचिवालय है, वो तो हर एक संस्था में एक सचिवालय होता है, तो वहाँ पर वो सब अपना काम करते हैं। जैसे सचिवालय में एक सचिव होता है, ठीक है। एक मिनट, इसको ऐसे ही हम आपको समझा देते हैं, हालांकि ये कोई बहुत ज़्यादा वो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको यहाँ पर रटना है। तो सचिवालय में एक सचिव होता है और एक संयुक्त सचिवगण होता है और उप सचिवगण होते हैं। मतलब सचिवालय में एक सचिव होता है और संयुक्त सचिवगण होते हैं, यानी कई होते हैं, और उप सचिवगण भी होते हैं, और सचिवगण होते हैं, और कार्यालय के कुछ कर्मचारी होते हैं। ये सब मिलके काम करेंगे, पूरा जो एक सिस्टम है पूरा सीबीसी का। क्लियर। दूसरा जो मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा है ना, सीटीई जिसको कहते हैं, तो ये सीबीसी की एक तकनीकी शाखा होती है जिसमें
एक मुख्य अभियंता होता है, मतलब उसमें चीफ इंजीनियर होता है, मुख्य अभियंता। और इसके अलावा इसमें अच्छा, जो मुख्य अभियंता होता है उसको हम मुख्य तकनीकी परीक्षक भी बोलते हैं। ये थोड़ा-सा बता देते हैं आपको, 1 मिनट। तो इसमें जो मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा होती है, इसमें क्या होता है, एक मुख्य इंजीनियर होता है, मुख्य अभियंता। अभियंता मतलब इंजीनियर, ये होता है। अब कहेंगे इंजीनियर का यहाँ क्या काम है, अभी समझेंगे। और ये जो मुख्य अभियंता होता है, इसको तकनीकी परीक्षक बोलते हैं। इसका ये क्या होता है, इसको क्या बोल देते हैं, तकनीकी परीक्षक बोलते हैं इसको, ठीक है। देखिए, हमारा जो यहाँ पर स्रोत है इस क्लास का, बेसिकली इसमें हमने एम लक्ष्मीकांत की बुक को स्पेशली यहाँ उठाया है, उससे हमने चीज़ें यहाँ पर ली हैं। तो इसके अलावा इसमें और भी सहायक इंजीनियर स्टाफ भी होते हैं, है ना। और कौन होता है, सहायक इंजीनियर स्टाफ भी होता है। इंजीनियर स्टाफ होता है। अब ये है क्या, मामला क्या है, देखो जैसे मान लो सीबीसी एक ऐसे मामले की जांच कर रही है, जैसे मान लो कोई पुल या कोई सड़क बनी और उसमें करप्शन हो गया। उसमें करप्शन ये हुआ कि जो उस पे मटेरियल लगना था वो नहीं लगाया, और वहां पर पैसे तो खर्च हो गए, पूरे सरकार के, जनता के पैसे खर्च हो गए, लेकिन इसमें जो मटेरियल लगना चाहिए वो नहीं लगा, और पुल समय रहते ही गिर गया। जैसे अभी अभी आपने देखा, मोरबी में एक पुल गिर गया, बहुत सारे लोग मारे गए। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि इस पुल में मटेरियल जो है वो सही नहीं लगा, है ना, इसमें क्या टेक्निकल खामियां हैं, तो वो कौन बताएगा, तो वो मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा ही तो उसको चेक करेगी। तो इसमें जो मुख्य अभियंता है, जिसको हम तकनीकी परीक्षक करते हैं, ये उसमें जो टेक्निकल चीजें हैं उसमें क्या खामियां हैं ये चेक करके बताएंगे, क्लियर। और तब सीबीसी उसकी जांच सही से करा पाएगी और उसे पनिशमेंट दिलवा पाएगी, क्लियर, जिसने करप्शन किया है। ओके, चलो। और फिर विभागीय जांचों के लिए आयुक्त भी होते हैं, तो ये सब मिलके काम करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सीबीसी के कार्य क्या हैं, ये कार्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्य क्या हैं ये जानना जरूरी है। तो केंद्र सरकार के निर्देश पर ऐसे विषय की जांच करवाना जिसमें केंद्र सरकार या इसके प्राधिकरण के किसी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराध किया हो। ये देखो, जो सीबीसी का संबंध है ना, यहाँ पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के इर्द गिर्द आपको दिखेगा। तो ये अपने आप में क्वेश्चन पीटी का बन जाएगा कि देखिए, जितना भी करप्शन भारत में होता है, और वो करप्शन यदि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत हुआ है, मतलब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में जो प्रोविजन है कि कौन से काम को करप्शन माना जाएगा या कौन से काम को करप्शन नहीं माना जाएगा, क्लियर। तो इसके तहत यदि किसी ने करप्शन किया है तो उसकी जांच कौन करेगा, उसकी जांच सीबीसी करेंगे, और अन्य मामलों में जो करप्शन होता है उसकी जांच सीबीसी नहीं करेंगे, क्लियर। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये यहां पर आप बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हम सीबीसी की बात करें तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के प्रावधानों के तहत यदि कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी जांच सीबीसी के द्वारा की जाएगी, क्लियर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो केंद्र सरकार निर्देश देगी ऐसे विषय की जांच करवाने के लिए जिसमें केंद्र सरकार या इसके प्राधिकरण के किसी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराध किया गया है, क्लियर। उसकी ये जांच करवाएगा, मतलब जांच खुद नहीं करेगा, जांच करवाता है, सीबीआई से जांच करवा सकता है सीबीसी। आगे बढ़ते हैं, अगला काम। अब आप देखिएगा, निम्नलिखित श्रेणियों के अधिकारियों की जांच, कौन कौन निम्नलिखित श्रेणियों के अधिकारियों की जांच, कौन, देखो, भारत सरकार के ग्रुप ए के कर्मचारी एवं अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी। तो ऑल इंडिया सर्विसेज के जो ऑफिसर होते हैं, ये कौन होते हैं, आईएएस होते हैं, और कौन होता है, आईपीएस होता है, और कौन होता है, आईएफएस होता है, ठीक है। तो अगर इन्होंने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत भ्रष्टाचार किया है तो उसकी जांच कौन करेगा, सीबीसी करेगा, सीबीसी करवाएगा। तो और दूसरा, केंद्र सरकार के प्राधिकरणों में निर्दिष्ट स्तर के कुछ अधिकारी जो इसके लिए निर्दिष्ट किए गए और
उन्होंने अगर कोई करप्शन किया है तो उसकी जांच कौन करेगा? सीबीसी करेंगे। अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगली स्लाइड कहती है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराधों की जांच से संबंधित सीबीआई के कामकाज की देखरेख। देखो समझो, जैसे मान लो कि सीबीसी ने सीबीआई को काम दिया कि आप इसकी जांच करो। किसी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराध किया है तो उसकी जांच सीबीसी ने सीबीआई को दे दी। ये मैं यहाँ थोड़ा सा गलत लिख दिया ना। तो सीबीसी क्या करेगा? सीबीसी किसको जांच का काम सौंप देगा? सीबीआई को। अब सीबीआई सही से अपना कामकाज कर रही है कि नहीं कर रही है, इसका सुपरविजन करना भी सीबीसी का काम होता है। बात समझ में आ गई? सीबीआई सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, इसका सुपरविजन, इसको देखना भी सीबीसी का काम होता है। और अगला देखिए, अपराधों की जांच से संबंधित सीबीआई को निर्देश देना। तो अगर कोई अपराध किसी ने किया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत, तो सीबीसी यानी चीफ विजिलेंस जो कमीशन है वो सीबीआई को जांच करने के निर्देश दे सकते हैं। क्लियर? दे सकता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। अपराध की सीबीआई द्वारा की गई जांच की समीक्षा करना। मान लो सीबीआई ने जांच की, अब वो जांच सीबीआई ने ईमानदारी से की है कि नहीं की है, उसकी भी जांच करता है सीबीसी। क्लियर? यानी सीबीआई ने जो जांच की उसकी भी समीक्षा करता है। अब समझ रहे हैं? यानी सीबीआई के भी जो लोग हैं वो भी तो गोलमाल कर सकते हैं ना कि वो जो जांच की है वो सही की है कि नहीं की, उसकी भी समीक्षा करता है। फिर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत मुकदमा चलाने के लिए संबंधित प्राधिकरणों को दिए गए लंबित प्रार्थना पत्रों की समीक्षा करना। मतलब यह है कि अगर किसी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत करप्शन किया तो उस पर मुकदमा चलाने के लिए संबंधित प्राधिकरणों को दिए गए लंबित प्रार्थना पत्रों की समीक्षा करना। मतलब पेंडिंग में है मामला प्राधिकरण में, ठीक है, तो उसकी भी समीक्षा करता है सीबीसी कि ये मामला क्यों पेंडिंग में है, इसको जल्दी निपटाया जाए। ओके, अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार और इसके प्राधिकरणों को ऐसे किसी मामले में सलाह देना, यानी भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ कोई मामला है, ध्यान समझना, भ्रष्टाचार जो निवारण अधिनियम 1988 है उसके तहत यदि कोई मामला है तो जो सीबीसी होता है, केंद्र सरकार और इसके जो अथॉरिटी हैं उनको इस मामले में ये एडवाइस भी करता है। क्लियर होगी बात? एडवाइस भी करता है। नेक्स्ट, अगला, केंद्र सरकार के मंत्रालयों यानी जो मिनिस्ट्री है, केंद्र सरकार की बात हो रही है, राज्य सरकार की नहीं होगी, क्योंकि सीबीसी हम पढ़ रहे हैं ना, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन पढ़ रहे हैं, तो केंद्र सरकार का ही मामला होगा, यहाँ पर राज्य का नहीं होगा। तो केंद्र सरकार के मामलों व प्राधिकरणों के सतर्कता प्रशासन पर नियंत्रण रखना। मतलब जो केंद्र सरकार का जो सतर्कता प्रशासन है, विजिलेंस जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उस पर भी ये सीबीसी नियंत्रण रखता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पर देखते हैं। केंद्र सरकार केंद्रीय सेवाओं तथा अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित सतर्कता एवं अनुशासनिक मामलों में नियम और विनियम यानी रूल और रेगुलेशन बनाने के लिए सीबीसी से सलाह लेता है। ठीक है, तो केंद्र सरकार लोग केंद्रीय सेवाओं और अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित जो सतर्कता यानी विजिलेंस और अनुशासन संबंधी मामले हैं उसके लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाती है। कौन? केंद्र सरकार, रूल्स और रेगुलेशन। तो ये रूल्स और रेगुलेशन बनाने के लिए सीबीसी से सलाह लेती है कि किस तरीके से रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाए जिससे कि सतर्कता एवं अनुशासनिक जो मामले हैं वो बहुत अच्छे तरीके से चल पाए। ठीक है, अगला, प्रवर्तन निदेशालय, इसको ईडी कहते हैं, आजकल बहुत चर्चा में रहता है ना। तो ईडी के निदेशक की नियुक्ति, जो ईडी का जो निदेशक होता है ना, बात समझ रहे हैं, प्रवर्तन निदेशालय का जो निदेशक होता है उसकी जो चयन समिति होती है उसका अध्यक्ष जो होता है वो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है। इसका मतलब है ईडी के निदेशक की नियुक्ति में सीबीसी का बहुत बड़ा रोल होता है। क्लियर? नेक्स्ट, अगला कार्य देखो, सीबीसी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत संदेहास्पद कार्यों और लेन देन संबंधी सूचना प्राप्त करने का भी विशेषाधिकार होता है। क्लियर?
तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है ना, इसके तहत अगर कोई संदेहास्पद कार्य किया है, लेन-देन, अगर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कोई अगर लेन-देन किया है ना, तो इसमें सूचना प्राप्त करना, सीबीसी से सूचना मांगेगा, ये इसका विशेषाधिकार है। आगे देखो अगला, अब सीबीसी का कार्य क्षेत्र क्या है, देखो अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य, ठीक है, जो संघ सरकार के मामलों से संबंधित है, यानी जो केंद्र सरकार नो ऐसे आईएएस ऑफिसर, जैसे समझना आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ये ऑल इंडिया सर्विसेज के पद हैं, ये 3 सर्विस है, ठीक है। और अगर ये आईएएस संघ सरकार के मामलों से जुड़ा है या ये आईपीएस संघ सरकार के मामलों से जुड़ा है, तो और तथा केंद्र सरकार के ग्रुप ए के अधिकारी इसके कार्य क्षेत्र में आएंगे। अगर मान लो कोई भले ही आईएएस और वो राज्य सरकार के लिए काम कर रहा है, तो वो सीबीसी के कार्य क्षेत्र में नहीं आएगा, ये यहां पर जानना है। आगे देखो, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्केल 5 से ऊपर के जो अधिकारी होते हैं वो भी सीबीसी के कार्य क्षेत्र में आते हैं, यानी सीबीसी यानी जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो उसकी भी जांच कर सकता है। क्लियर। आरबीआई, नाबार्ड और सिडबी के ग्रुप डी और इससे ऊपर के अधिकारी भी सीबीसी के कार्य क्षेत्र में आते हैं। क्लियर। और देखो कौन कौन आता है, सरकारी क्षेत्र के जो उपक्रम होते हैं उनके बोर्डों के सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी और कार्यकारी अधिकारी भी इसके कार्य क्षेत्र में आते हैं, है ना। साधारण बीमा कंपनियों के एमडी एवं उनसे ऊपर के अधिकारी भी इनके कार्य क्षेत्र में आते हैं। लेकिन याद रखिए ज्वाइंट सेक्रेटरी के ऊपर के अधिकारी इसके कार्य क्षेत्र में नहीं आएंगे। क्लियर। और देखो एलआईसी के वरिष्ठ डिविजनल प्रबंधक और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी भी सीबीसी के उसमें आएंगे, यानी सीबीसी के कार्य क्षेत्र में आएंगे, तथा सीबीसी इनकी भी जांच करवा सकता है। क्लियर। अब सीबीसी की कार्यप्रणाली की बात कर लेते हैं। तो अपनी कार्रवाई अपने मुख्यालय से ये संचालित करता है। मुख्यालय इसका कहाँ है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। आयोग अपनी कार्रवाई विनियमित करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है, यानी इसकी जो कार्रवाई है उसको रेगुलेट करने के लिए पूर्णतः कैपेबल है, किसी और की जरूरत नहीं है। और इसको दीवानी न्यायालय यानी जो सिविल कोर्ट है उसके जैसी समस्त शक्तियां इसके पास होती हैं, लेकिन क्रिमिनल कोर्ट की शक्तियां नहीं होती हैं। क्लियर। और देखो केंद्र सरकार और इसके प्राधिकरणों से किसी भी जानकारी अथवा रिपोर्ट की मांग कर सकता है। अगर केंद्र सरकार और उसके जितने भी प्राधिकरण हैं उससे किसी भी जानकारी और रिपोर्ट की मांग ये कर सकता है, ताकि वह उनके सतर्कता और भ्रष्टाचार रहित कार्यों पर नजर रख सके। ठीक है, कि वो किस तरीके से सतर्कता मतलब क्या होता है, अवेयर रहना, है ना। तो केंद्र सरकार और उसके जो प्राधिकरण है उसमें वहां भी सतर्कता संबंधी जो प्रशासन होता है वो होता है। वहां पर एक सीवीओ होता है ना, चीफ विजिलेंस ऑफिसर वहां पर। तो ये किस तरीके से काम कर रहे हैं इन पर भी ये नजर रखता है। आगे देखो, सीबीसी अपने निर्देश पर किसी जांच एजेंसी द्वारा की गई जांच रिपोर्ट को प्राप्त करने के बाद सरकार व इसके प्राधिकरण को आगे कार्रवाई करने की सलाह देता है। अब समझो इसका मतलब क्या है। जैसे मतलब सीबीसी ने कोई अधिकारी है उसकी जांच करवाई सीबीआई से, जरा समझना, सीबीआई से जांच करवाई और उसमें जो रिपोर्ट आई, ठीक है, तो उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार या उसके प्राधिकरण को आगे की कार्रवाई करने की एडवाइस देता है कि देखिए इस रिपोर्ट के आधार पर ये करप्शन में लिप्त है, ये बंदा करप्शन में लिप्त है और अब इसको दंड दिया जाए, है ना, इसको जेल भेजा जाए या जो भी दंड है, ठीक है, उसकी रिकमेंडेशन करता है, उसकी सिफारिश करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सीबीसी है ये सिर्फ एक सलाहकारी संस्था है। ये कैसा है, ये एक सलाहकारी निकाय है, ठीक है, एडवाइजरी है। अब इसकी बात को सरकार मानेगी कि नहीं मानेगी ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है। वैसे सामान्य तौर पर मान भी लेती है और ना चाहे तो ना माने। बात आपको समझ में आ गई, क्या है मामला। देखो फिर से एक बार मैं आपको समझा देता हूं कि जैसे किसी अधिकारी ने करप्शन किया और वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से जुड़ा था, ठीक, और मान लो सीबीआई से जांच करवा दी सीबीसी ने और उस जांच में पाया गया कि हाँ इस अधिकारी ने करप्शन किया है।
तो अब उस रिपोर्ट के आधार पर सीबीसी सरकार से या उस प्राधिकरण से, उस अथॉरिटी से क्या सिफारिश करेगा कि फला फला अधिकारी की जांच हमने करवाई है और ये भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया, इसलिए अब इसको दंडित किया जाए, पनिशमेंट किया जाए। ये सिर्फ कह सकता है लेकिन दंड नहीं दे सकता है। तो ये सिर्फ एक सलाहकारी संस्था है, यहीं पर आकर सीबीसी थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। क्लियर? तो यहां पर डिपेंड करता है सरकार बात मानेगी कि नहीं मानेगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड। केंद्रीय सरकार अथवा इसके प्राधिकरण सीबीसी की सलाह पर विचार कर आवश्यक कदम उठाते हैं। तो केंद्र सरकार सीबीसी ने जो सलाह दी है उस पर विचार करेंगे और विचार करके अगला स्टेप उठाएंगे कि फला अधिकारी को पनिशमेंट देना है कि नहीं देना है। ओके, अगली स्लाइड पर यहाँ नोट में मैंने लिखा है, यदि केंद्रीय सरकार अथवा इसका प्राधिकरण सीबीसी की सलाह से सहमत ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ना हो सहमत ना हो, कुछ नहीं कर सकता सीबीसी। सीबीसी तो सिर्फ एक सलाहकारी संस्था है। हाँ, इतना जरूर है कि सीबीसी ने जो सलाह केंद्र सरकार को दी या किसी उस प्राधिकरण अथॉरिटी को दी, तो अगर उसकी सलाह से, मतलब सीबीसी ने कहा कि ये अधिकारी पर्टिकुलर आईएएस ऑफिसर मान लो, ठीक है, पर्टिकुलर आईएएस ऑफिसर है, इसके खिलाफ जो आरोप था, इसने करप्शन किया और हमने जांच करा ली है सीबीआई से, और इसलिए मतलब ये उस भ्रष्टाचार में लिप्त है और इसलिए सरकार से रिकमेंडेशन करेगा सीबीसी की अब इनको नौकरी से निकाल दिया जाए और सारी रिकवरी की जाए और 6 महीने की जेल दी जाए। ऐसा पनिशमेंट का रिकमेंडेशन किया सीबीसी ने। अब हो सकता है कि सरकार या वो अथॉरिटी इसकी सलाह से सहमत ना हो, तो जानते हो सीबीसी कुछ नहीं कर सकता है, सीबीसी का तो काम है सिर्फ सलाह देना। हाँ, लेकिन अगर ये सहमत नहीं है सरकार सीबीसी की सलाह से, तो उन्हें लिखित रूप से इसके कारणों को बताना पड़ेगा। तो केंद्र सरकार लिखित रूप में कारण दे देगी कि इस कारण से हम आपकी सलाह से सहमत नहीं है, बस इतना कर सकती है, ठीक है। और सीबीसी वहां पर कुछ भी नहीं कर सकता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, सीबीसी को अपनी वार्षिक कार्यालय की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देनी होती है। अपनी रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति इसे संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करता है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो मंत्रालय होते हैं, जो बहुत सारी मिनिस्ट्री होती है, उसमें सतर्कता इकाइयां कौन कौन सी होती है? कोई भी मिनिस्ट्री है, कोई भी विभाग है, उससे मुख्य सतर्कता अधिकारी होता है, जिसको कहते हैं सीवीओ, चीफ विजिलेंस ऑफिसर, जो संबंधित संगठन के सतर्कता विभाग का प्रमुख होता है। अब देखो ये करता क्या है, सतर्कता से संबंधित सभी मामलों में सचिव तथा कार्यालय प्रमुख को सहायता एवं सलाह देता है। ठीक है, यानी हर एक मंत्रालय, हर एक विभाग में एक अधिकारी होता है जिसको कहते हैं चीफ विजिलेंस ऑफिसर। ठीक है, ये वहां पर सतर्कता बरतता है, ठीक है, कि कोई भी अधिकारी किसी प्रकार का करप्शन ना करे। ठीक है, तो हर एक मंत्रालय या जो विभाग होता है उसमें एक विजिलेंस यूनिट भी होती है। कोशिश की जाती है कि विजिलेंस यूनिट क्या ध्यान रखे कि कोई भी अधिकारी किसी प्रकार का करप्शन ना करे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो मुख्य सतर्कता अधिकारी करता क्या है? अपनी संस्था के कर्मचारियों द्वारा भ्रष्ट आचरण से संबंधित सूचना कलेक्ट करता है। ठीक है, अपनी संस्था के कर्मचारियों द्वारा भ्रष्ट आचरण से संबंधित सूचना एकत्रित करता है। मतलब अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो वो सूचना कलेक्ट करता है और सूचना कलेक्ट करके बाद में वो सूचना प्रसारित कर देता है। और जब आवश्यक हो सीबीसी को सलाह के लिए मामले संदर्भित भी करना, ये कर देता है। मतलब अगर जरूरत है तो कोई मामला आया इसके सामने तो वो सीबीसी को दे सकता है, भेज सकता है, ठीक है, कि ये ऐसा सा मामला है और इस टाइप की समस्याएं हैं, इसकी आप जांच कर सकते हैं। क्लियर? तो ये यहां पर आपको समझ में चीजें आई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज यहां पर हम लोग विसल ब्लोअर और बात कर लेते हैं। विशल ब्लोअर ये क्या होता है? आपको बता चुका हूं, ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास भ्रष्टाचार से संबंधित सूचनाएं होती है। भ्रष्टाचार से संबंधित सूचनाएं,
संबंधित सूचनाएं होती है, इसके पास सूचनाएं रखता है और जरूरत पड़ने पर ये जाके सूचनाएं बता देता है। ठीक है, तो इसको खतरा होता है। अगर मान लो किसी मंत्री ने करप्शन किया, ध्यान समझना, किसी मंत्री ने कोई भ्रष्टाचार किया, ठीक है, और ये जो विशल ब्लोअर जो व्यक्ति है, इसको पता है कि इस मंत्री ने किस किस टाइप का भ्रष्टाचार किया, इसके पास उसके रिकॉर्ड है ना, इसके पास प्रमाण है। तो अब ये क्या करेगा, ये चुपचाप जाकर सीबीसी को बता देगा कि फला फला मंत्री ने इस टाइप का करप्शन किया है, इसके प्रमाण मेरे पास हैं। और फिर इसके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर सीबीसी इस मंत्री की जांच करवा देगा सीबीआई से, और पता चला कि वास्तव में जो खबर मिली थी वो सही थी और ये मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो ऐसी स्थिति में फिर सीबीआई जांच करेगी, सीबीआई से जांच करवा दी और फिर उसकी रिपोर्ट के आधार पर सीबीसी रिकमेंडेशन करेगा सरकार से कि इनको किस टाइप का पनिशमेंट देना चाहिए। लेकिन अब मामला यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो विशल ब्लोअर नाम का व्यक्ति है, इसके जीवन पर खतरा हो सकता है। मंत्री को पता चल जाए कि इसको पता है कि हमने क्या क्या करप्शन किया है, तो ये विशल ब्लोअर नाम का व्यक्ति सीबीसी के पास पहुंचे उससे पहले ही इसको मरवा सकता है, इस दुनिया से विदा दिलवा सकता है। क्लियर? तो ऐसी स्थिति में इसके लिए, इसकी सुरक्षा के लिए क्या कोई उपाय है? हाँ, इसके लिए उपाय किया गया है कि विशल ब्लोअर नाम का जो व्यक्ति है, उसके पास जो भी सूचनाएं हैं वो सीबीसी को बताएगा। इसका नाम गुप्त रखा जाएगा, ठीक है, इसका नाम उजागर नहीं किया जाएगा। क्लियर? ताकि इसकी सुरक्षा के लिए कोई खतरा न, इसकी जान को कोई खतरा ना हो। ओके, तो ये यहाँ पर हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पर कवर की। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो इंडियन पॉलिटी का हमारा ऑलमोस्ट जो सिलेबस है वो कवर हो चुका है। 1-2 लेक्चर इसमें और बचे होंगे तो वो हम कवर कर लेते हैं, नहीं तो इसके बाद हम इकोनॉमी शुरू करेंगे।